साईं IAS एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है ना। जैसे कि हमारी एक वीडियो चल रही है टॉप 10 करंट अफेयर्स की, है ना, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, हाँ, आज हम उसे सोल्व करा रहे हैं। 2020 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में, आने वाले किसी न किसी एग्ज़ाम में, है ना, उनकी पूरी संभावना है कि वो क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो आप उनको तैयार करिए। और वैसे भी मैं आप जब मैं कोई क्वेश्चन कराता हूँ तो उसकी कुछ जो ओल्ड क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड मैं स्टेप में उनको बताता हूँ, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना, करंट के क्वेश्चन को पीछे अपडेट करना। ठीक है, पीछे की चीज़ों से अपडेट करना। ठीक। और हाँ, एक समस्या जो आ रही थी बच्चों को कि ये जो स्क्रीन पे फाइल है ना, इसके क्वेश्चन उन्हें स्पष्ट दिखाई अगर नहीं दे रहे हैं तो आज से हम एक काम कर रहे हैं, इस फाइल का जो PDF है ना, वो वीडियो के आखिर में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, मैं उसमें उसका लिंक दे दूंगा और आप जो है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, पेपर भी आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, तो आप डाउनलोड भी इस पेपर को भी आप कर सकते हैं। ठीक, अभी थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम है, फिर धीरे धीरे इन्हें हम लोग जो है ठीक करेंगे और कर रहे हैं। थोड़ी समस्याएं चल रही हैं टेक्निकली, ताकि ये समस्याएं भी एक दिन सब दुरुस्त हो जाएंगी। ठीक, चलिए, तो आज का पहला सवाल है हमारा, है ना बेटा, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहाँ है ना। तो जो विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है ना, ध्यान केंद्र का मतलब हो गया जहाँ बैठकर लोग ध्यान लगा सकते हैं, है ना, वो केंद्र कहाँ है। विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कान्हा शांतिवनम हैदराबाद, दूसरा है सर्वे चौक देहरादून, तीसरा है ग्रीन पार्क कानपुर, और चौथे विकल्प में मैंने लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कान्हा शांतिवनम हैदराबाद। ठीक है, तो जो हमारा देखिए क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन हमारा ये बना है कि विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, सबसे बड़ा, है ना, ध्यान केंद्र। तो जो सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है वो है हमारा, उसका नाम है कान्हा शांतिवनम, है ना, कान्हा शांतिवनम है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद, है ना, कान्हा शांतिवनम हैदराबाद में है। और ये विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। कहा जाता है कि तकरीबन ये 30 एकड़ में बना हुआ है, 30 एकड़ में बना हुआ है, और तकरीबन 1 लाख लोग एक साथ बैठकर ध्यान लगा सकते हैं, है ना। 30 एकड़ में बना है और तकरीबन 1 लाख लोग बैठकर, ठीक है, ध्यान लगा सकते हैं तकरीबन। ठीक है, हैदराबाद में है। अब देखिए, चूंकि ये हैदराबाद में है तो यहाँ से बड़े शानदार क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो हैदराबाद है, ये हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है ना। आपको याद होगा ये हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर है। किसके? मूसी नदी के किनारे पर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना, कि हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे पर है? मूसी नदी के किनारे पर है। देखिए, हैदराबाद में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, बहुत सारे क्वेश्चन हैदराबाद से पूछे गए हैं, बनते हैं एग्जाम में, है ना। इसलिए जो मैं बाद में लिखवाता हूँ ना, उनको नोट डाउन किया करो, है ना, उनके नोट्स बनाया करो। ठीक है, वो चीज़ें बहुत पॉपुलर होती हैं, एग्जामों में बहुत आती हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं आपकी ओल्ड GS की तैयारी भी कराता हूँ। ठीक है, इसी से रिलेटेड। ठीक, मेरे साथ जो चीज़ें होती हैं उनको आप याद करते रहिए। तो नदी का नाम हो जाएगा बेटा मूसी नदी। दूसरा सवाल देखिए, एक सवाल आपने पढ़ा होगा कि चार मीनार कहाँ है? चार मीनार
है ना, कहाँ है, तो चार मीनार है हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में, ठीक, चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में। बहुत एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद, कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली, पीसा की मीनार कहाँ है, इटली, है ना, तो ऐसे मीनारों के नाम पूछ ले जाते हैं, ठीक। तो चार मीनार कहाँ है बेटा, हैदराबाद में। दूसरा सवाल आता है सालार जंग संग्रहालय, खूब एग्जामों में सवाल पूछा गया है कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ है, तो बेटा ये भी हैदराबाद में है ना, सालार जंग संग्रहालय भी कहाँ है बेटा, हैदराबाद में। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन खूब एग्जामों में पूछा गया है कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ है, तो सालार जंग संग्रहालय है हैदराबाद में। कहाँ है बेटा, हैदराबाद में। बहुत एग्जामों में सवाल पूछा गया है। तीसरा सवाल आज का, चौथा सवाल इसी में रिलेटेड ये है ना, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी कहाँ है बेटा, तो ये भी हैदराबाद में है ना, कहाँ है बेटा, हैदराबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, राष्ट्रीय का मतलब है केंद्र सरकार की है, ये राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी हैदराबाद में है। और इसी पुलिस अकेडमी में बेटा जो आईपीएस लोग होते हैं ना, इंडियन पुलिस सर्विस के लोग, आईपीएस अधिकारी, है ना, उन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी जो हैदराबाद में है, इसी अकेडमी में आईपीएस को ट्रेनिंग दी जाती है। किसको, आईपीएस, सब जानते हैं ना आईपीएस अधिकारी, बड़ा सपना होता है लोगों का कि वो आईपीएस अधिकारी बने, है ना, तो आईपीएस अधिकारी बनने के लिए बड़े पद तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है लोगों को, लेकिन जो मेहनत करते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। देखिए अब सवाल दो एक और बचे हैं, इसी हैदराबाद की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, तो ये हैदराबाद जो है वो कैपिटल भी है ना, वो राजधानी है हैदराबाद। किसकी राजधानी है, एक तो तेलंगाना की, हैदराबाद राजधानी है फिलहाल तेलंगाना की, तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है ये। किसकी, आंध्र प्रदेश की। मैंने उस दिन बताया था कि वैसा आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती है, लेकिन जब तक लो अमरावती अब राजधानी के तौर पर अपना काम नहीं करती है, तब तक लो हैदराबाद की राजधानी भी क्या रहेगी बेटा, वो आंध्र प्रदेश की राजधानी भी क्या रहेगी, हैदराबाद रहेगी, है ना। एक वो नाम आपने सुना होगा, जुड़वा शहर, है ना, जुड़वा शहर। तो जुड़वा शहर की बात करें तो एक तो बेटा हैदराबाद, ठीक, एक हैदराबाद है, और एक उसी के साथ में शहर है सिकंदराबाद, है ना, सुना होगा शब्द ये आपने, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता। और इस हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच में जो है एक सागर है जिसका नाम है हुसैन सागर, ये इन दोनों को अलग करता है, ठीक है, हुसैन सागर। हुसैन सागर झील भी है ना, हुसैन सागर, निजाम सागर, ठीक। एक और सवाल आता है कि ये जो हैदराबाद है ना बेटा, इस हैदराबाद के जो उपनाम हैं, उपनाम इसे क्या कहा जाता है, तो हैदराबाद को निजामों का शहर, ठीक है, निजामों का शहर कहा जाता है। इसी हैदराबाद को कहा जाता है मोतियों का शहर, मोतियों का शहर, ठीक है, हैदराबाद को, है ना। तो हैदराबाद के संबंध में कुछ जानकारी बहुत मोस्ट है, जैसे हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर है, चार मीनार हैदराबाद में है,
सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी हैदराबाद में है जहाँ आईपीएस को ट्रेनिंग दी जाती है ना। हैदराबाद फिलहाल 2 प्रदेशों की राजधानी है, एक है तेलंगाना और दूसरा है आंध्र प्रदेश, है ना। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। इनके बीच में हुसैन सागर झील भी है ना, जो कि कृत्रिम झील है ना। और एक और आखिरी सवाल कि हैदराबाद को मोतियों का शहर या निजामों का शहर कहा जाता है। तो मैंने आपको कितनी बातें बता दी। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर है, हैदराबाद में 4 मीनार है, हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय है, हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी है जहां आईपीएस को ट्रेनिंग दी जाती है। हैदराबाद के उपनाम हैं, अन्य नाम हैं निजामों का शहर और मोतियों का शहर। हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद हुसैन सागर, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहते हैं, इनके बीच में हुसैन सागर झील भी है ना। 7-8 बातें मैंने आपको बता दी। अगली बार अगर कोई क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आएगा हैदराबाद के बारे में, मैं आपको ये बातें बिल्कुल नहीं बताऊंगा। हैदराबाद की कुछ नई बातें और बताऊंगा मैं आपको, तेलंगाना की कुछ नई बातें और बताऊंगा आपको। तो आप इन्हें याद कर लो, इन्हें कंठस्थ कर लो मेरे साथ में, ताकि जब अगली क्लास मैं पढ़ाऊँ और ये टॉपिक दोबारा आवे 4-5-10 दिन बाद में, तब आपको ये पिछली बातें याद रहे मैं, और जो नई बातें मैं आपको बताऊं वो उसमें आप उसको लिंक कर लो, जोड़ लो मतलब। तो फिर आपका करंट भी और आपका ओल्ड भी तैयार होता रहेगा और कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ एक शब्द और लिखा है, देखिए सवाल ये था कि विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र। ये जो शब्द आ रहा है कि ध्यान केंद्र, है ना, ध्यान केंद्र समझ रहे हैं ना, जहाँ बैठ के लोग, है ना, हाँ, अपने एक ध्यान लगाते हैं। और सब जानते हैं कि एजुकेशन में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है ना। अगर आपको चीज़ों का ध्यान है ना, अगर आपको चीज़ें याद हो रही हैं, अगर आपका माइंड डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है ना, जो आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़, अगर आप सुन रहे हैं, है ना, और पूरी मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, है ना, तो बातें वो आपको याद रह जाएंगी, है ना। ये नहीं कि आप वीडियो को देख रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, बस देख रहे हैं, इससे फ़ायदा नहीं है बेटा। ये तो जब आएगा कोई एग्ज़ाम आ गए, है ना, और मेरी वीडियो, मेरे बताए हुए क्वेश्चन, मेरे जो मैं कह रही हूँ कि आप नोट्स बनाइए इन चीज़ों के, तब आपको पता चलेगा कि इन वीडियो का, इन चीज़ों का कितना बड़ा महत्व है। ठीक है, तब आपको लगेगा कि हाँ, अगर हम वो वीडियो सभी देखते और शुरू से लेकर आखिर तक देखते तो हमें कितना बड़ा फ़ायदा होता है। इसलिए शुरू से आखिर तक वीडियो को देखा करो। ठीक है, चलिए इसमें जो शब्द आया ध्यान केंद्र, है ना, तो यहाँ से मैं आपको एक बात और बता दूँ बेटा कि जो मैंने एक शब्द दिया ना, ध्यान केंद्र, ठीक है, ध्यान केंद्र, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, जो करंट का क्वेश्चन है ना, उसका नाम है कान्हा शांति वनम हैदराबाद। ठीक है, ध्यान केंद्र का संबंध, देखिए बेटा पहली बात बता दूं मैं, ध्यान केंद्र का संबंध है योग से, है ना। इसका संबंध क्या है? जोड़ने से है, अपने आप को जोड़ना है। ठीक है, अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ध्यान का संबंध है योग से। अब चूंकि बात आ गई योग की, देखिए जब बात योग की आ गई तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जामों में, योग गुरु किसे कहा जाता है ना। तो वैसे तो आपको पता होगा योग के नाम से बाबा रामदेव फेमस है, लेकिन योग गुरु बाबा रामदेव नहीं है, पतंजलि, है ना। तो योग गुरु किसे कहा गया? पतंजलि को। एक शब्द और आता है योग दर्शन के प्रतिपादक, योग दर्शन, जैसे न्याय दर्शन है, योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है ना। ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक तो योग दर्शन के प्रतिपादक भी पतंजलि हैं। याद रहेंगे, सब क्वेश्चन पूछे गए बेटा। जो पतंजलि ने एक ग्रंथ लिखा था, है ना, उस ग्रंथ का नाम भी पूछा है, महाभाष्य। क्या है बेटा? हाँ, पतंजलि का महाभाष्य। बहुत एग्जामों में आया क्वेश्चन। ठीक, एक और सवाल यहाँ से योग से बनता है, देखिए, है ना, ये जो पतंजलि है, ठीक, ये किसके समकालीन है ना। तो इतिहास में जब हम पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य का एंड हो जाता है तो एक नए वंश की शुरुआत होती है, शुंग वंश। शुंग वंश का जो पहला राजा था, इसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, वो भी ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। ठीक है, तो देखिए पतंजलि,
पुष्यमित्र शुंग के, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है बेटा, है ना, किसके समकालीन थे? तो पुष्य मित्र शुंग के समकालीन थे, है ना। एक इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास में एक कंसेप्ट आता है जिसमें कहा गया था अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख में कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और उन दोनों अश्वमेध यज्ञों के मुख्य पुरोहित जो थे वो पतंजलि थे। अश्वमेध यज्ञ कराए थे जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता था, है ना, तो उसके जो पुरोहित थे, मुख्य पुरोहित थे, वो पतंजलि ही थे। ठीक है। अब चूंकि बात योग की है, देखिए मैं और बातें बता दूं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है बेटा? तो वो मनाया जाता है 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुई है ना? इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो बेटा 21 जून 2015 से पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया। अब चूंकि 2015 में पहली बार मनाया गया तो 15, 16 में दूसरी बार, 17 में तीसरी बार, 18 में चौथी बार, 19 में पांचवी बार, 2020 निकल चुका है जून, छठी बार मनाया गया है। तो 6 बार छठवा, है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, है ना, छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? 21 जून 2020 को। और ये जो 21 जून 2020 को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसकी थीम क्या थी, है ना। जब कोई दिवस मनाया जाता तो उसकी थीम भी आप याद रखें, है ना। तो उसकी थीम क्या थी? परिवार के साथ रहते हुए योग करना। मतलब कोरोना ने, है ना, कोरोना की वजह से इसका कोई सेमिनार वगैरह नहीं हुआ, किसी बड़े स्तर पर इसको नहीं अब की बार मनाया गया, है ना। तो इसे इसकी थीम भी ऐसी रखी गई थी, परिवार के साथ रहकर योग करना। परिवार के साथ रहकर योग करना, है ना। कोरोना काल चल रहा बेटा, इसलिए आप सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें, है ना। इसी को ध्यान में रखते हुए इसकी थीम रखी गई थी कि परिवार के साथ रहकर योग करना। जो मेडिटेशन करना चाहते हैं लोग वो परिवार के साथ करें, बाहर ना जाएं। ठीक है। तो सवाल तो पहला था, सवाल तो एक था, लेकिन एक सवाल के जवाब में मैंने आपको कितनी सारी बातें और बताई हैं। इन बातों पर भी आप ध्यान दिया करो, इन्हें नोट डाउन किया करो, इनके नोट्स बनाया करो। आने वाले जो समूह गृह क्लर्क, है ना, लेखपाल वगैरह जो एग्जाम होते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनकर आते हैं सब। ठीक है। उनके लिए मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, मेरे साथ लगे रहिए, एग्जाम सब क्रैक हो जाएंगे। ठीक है। चलिए आ गए। ठीक है। अगला सवाल है ना, कि वर्ष 2020 के 17वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है। तो भारत में, है ना, जो 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया भारत का, 71वां, है ना, गणतंत्र दिवस मनाया गया हमारा, है ना, 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 को हमने 71वां गणतंत्र दिवस मनाया है। ठीक है। 26 जनवरी 2020 को हमने 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। पहला गणतंत्र दिवस सबको याद होगा, है ना। पहला जो गणतंत्र दिवस हमारा मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, है ना। और जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो आप सबको पता होगा इंडिया गेट पर झंडा फहराया जाता है ना, राष्ट्रपति के द्वारा। और जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, है ना, तो लाल किले पर झंडा फहराया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। इन दो बातों को आप ध्यान से सुन लें, है ना। जब 15 अगस्त होती है हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है,
तो लाल किले पर झंडा फहराता है देश का प्रधानमंत्री। जब गणतंत्रता दिवस होती है अर्थात 26 जनवरी का पर्व होता है तो इंडिया गेट पर झंडा फहराया जाता है ना, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, 2 बातें हो गई। चलिए सवाल क्या है, जब ये गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो हमारे एक मुख्य अतिथि आए थे। वो मुख्य अतिथि कौन थे, है ना? सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के, शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति, है ना, जेआर बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति, है ना। तो अब की बार हमने बुलाया है ब्राजील के राष्ट्रपति जेआर बोल्सोनारो को। तो जो हमारे मुख्य अतिथि हैं गणतंत्र दिवस में वो कौन थे? ठीक है, तो मुख्य अतिथि, हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो थे जेआर बोल्सोनारो या बोल्सोनारो, है ना। ये जेआर बोल्सोनारो जो हैं ये राष्ट्रपति हैं ब्राजील के। कहाँ के? ब्राजील के। अब महत्वपूर्ण सवाल ये बन गया है से ब्राजील से ओल्ड क्वेश्चन का भी लिंक कराएगा तो ब्राजील से क्वेश्चन पूछ सकता है, और ब्राजील से अगर क्वेश्चन पूछेगा, है ना, तो जो मैं आपको बता रही हूँ उन पर ध्यान दो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे, है ना। जो ब्राजील है बेटा, सबसे पहली बात, जो ब्राजील है वो किस महाद्वीप में है ना। तो ब्राजील जो है वो किस महाद्वीप में है, उसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। और आप सब जानते, देखिए दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश यही है ना। दुनिया में ब्राजील 5वें नंबर पर आता है, आबादी में भी और क्षेत्रफल में भी। देखो सबसे पहले क्षेत्रफल में देखते हैं। क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर अमेरिका, 5वें नंबर पर ब्राज़ील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर हमारा भारत और 8वें नंबर पर अर्जेंटीना। क्लियर होगी बात? तो ब्राज़ील 5वें नंबर पर है एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में। अब जनसंख्या में आते, देखिए जनसंख्या में दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की, दूसरे नंबर पर आता है हमारा देश भारत, तीसरे नंबर पर आता है यूएसए, चौथे नंबर पर आता है इंडोनेशिया, 5वें नंबर आता है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील एक ऐसा मुल्क है दुनिया में जो क्षेत्रफल और आबादी दोनों के मामले में 5वें नंबर पर है। ठीक है, दुनिया में क्षेत्रफल और आबादी दोनों में उसका एक स्थान है 5वां। ठीक, दक्षिणी अमेरिका में है। जो ब्राज़ील की हम बात कर रहे हैं, ब्राज़ील की कैपिटल क्या है, तो वह है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की जो राजधानी है वो है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की जो मुद्रा है ना, वो है रियल। क्या चलता है वहाँ पे? रियल। रियल वहाँ की मुद्रा है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो हमारे यहाँ आए थे, उनका नाम जेआर बोल्सोनारो। जेरे बोल्सोनारो जो है उनका नाम है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। चूंकि ब्राज़ील की बात कर रहे हैं तो ब्राज़ील के कुछ क्वेश्चन बड़े मोस्ट बनते हैं, है ना। जैसे विश्व में सर्वाधिक कॉफी ओब्लिक कहवा का उत्पादन, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पैदा होती है, तो वो पैदा होती है बेटा ब्राज़ील में। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पैदा होती है? ब्राज़ील में। करेक्ट। देखिए दूसरी बात, दुनिया में सबसे बड़ी कॉफ़ी मंडी, कॉफ़ी का दुनिया में सबसे बड़ा बाजार, सबसे बड़ी कॉफ़ी मंडी, तो कॉफ़ी मंडी है सबसे बड़ी साओ पोलो। दुनिया में सबसे बड़ी कॉफ़ी मंडी, कॉफ़ी का सबसे बड़ा मार्केट जो है ना, वो यही है साओ पोलो, है ना। कॉफ़ी पत्तन, कॉफ़ी या कहवा पत्तन, देखो कॉफ़ी को कहवा भी बोलते हैं हम,
पत्तन, पत्तन मतलब पोर्ट, बंदरगाह, जहाँ से दुनिया के लिए कॉफ़ी निर्यात की जाती है, बेची जाती है ना, तो उसका नाम है सेंटोस। क्या नाम है? सेंटोस। तो सवाल कैसे पूछेगा? विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील में, दुनिया में कॉफ़ी की सबसे बड़ी मंडी साओ पोलो, दुनिया में कॉफ़ी का सबसे बड़ा बंदरगाह, है ना, तो उसका नाम सेंटोस। 2 सवाल मैं और बता दूं आपको, 2 सवालों पर थोड़ा सा और ध्यान दे लो। देखिए, कॉफ़ी के बागान, खूब एग्जाम में सवाल पूछे गए बेटा, ये है ना, खूब आते हैं एग्जाम में। कॉफ़ी के बागान, है ना, ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बाग होते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं वहाँ के लोग? फैजेंडा, है ना। ये सवाल पूछा गया है कई एग्जामों में, फैजेंडा क्या है? फैजेंडा किसको कहा जाता है? तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागों को फैजेंडा कहा जाता है ना। देखिए, कॉफ़ी प्राप्त होती है ना, कॉफ़ी प्राप्त होती है। तुमने नाम सुना होगा चाय पत्ती से मिलती है, तो कॉफ़ी मिलती है बीज से, है ना। कॉफ़ी किससे प्राप्त होती है बेटा? हमें बीज से। चाय किससे मिलती है? हमें पत्ती से, है ना, चाय पत्तियों से प्राप्त होती है। एक सवाल और देख लो, बहुत शानदार सवाल बनेगा। वो सवाल ये बनेगा, कॉफ़ी में एल्कोलॉइड, कॉफ़ी में एल्केलॉइड, है ना, कॉफ़ी में जो एल्केलॉइड होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है बेटा? वो होता है कैफीन। कॉफ़ी में जो एल्केलॉइड होता है उसका नाम क्या है? कैफीन, है ना। तो कुल मिला के अगर हम बात करें आपसे, मैंने आज आपको एक क्वेश्चन नहीं बताया, मैंने आपसे ये नहीं कहा है कि 71वें गणतंत्र दिवस की, जो हमारे गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उसमें मुख्य अतिथि ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेरे बोल्सोनारो थे। मैंने आपको ब्राज़ील के बारे में और भी जानकारी दी है। अगर आने वाले 2-3 दिन बाद में फिर ब्राज़ील से कोई क्वेश्चन निकल कर आता है, तो मैं आपको ये बातें नहीं बताऊंगा, बल्कि इनके स्थान पर नई बातें बताऊंगा। इसलिए इन बातों को यहीं आप कंठस्थ कर लो। जब अगला नंबर आएगा, सांपों का देश किसे कहा जाता है, ब्राज़ील की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं, है ना, ब्राज़ील में कौन कौन से पठार आते हैं, ब्राज़ील में कौन कौन सी नदी बहती हैं, है ना, तो जब मैं उन सब की बातें करूँगा तो फिर ये सब नहीं पढ़ाऊँगा, ये सब मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। इसलिए इन सब चीज़ों के नोट्स बनाते रहिए और याद करते रहिए। मेरे साथ साथ चलोगे, कभी कोई एग्ज़ाम नहीं छूटेगा, सब एग्ज़ाम आपके क्रैक होते रहेंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का तीसरा सवाल, है ना। तीसरा सवाल यह है कि हिंदी का सर्वप्रथम पत्र कौन सा था? हिंदी का पहला पत्र, समाचार पत्र, है ना, तो हिंदी का पहला पत्र, हिंदी का, है ना, प्रथम समाचार पत्र या प्रथम पत्र, तो उस प्रथम पत्र का नाम जो था, क्या था? ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, बंगदूत था, है ना, बनारस अखबार था, उदंत मार्तंड था, है ना, कवि वचन सुधा था, ठीक है। तो उसका नाम था उदंत मार्तंड। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र, उसका नाम है उदंत मार्तंड, है ना। ये किस स्थान से प्रकाशित होता था? तो वो स्थान है बेटा कलकत्ता, है ना। इसके संपादक कौन थे, है ना, इस समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो जुगल किशोर शुक्ल, है ना। नाम है उनका जुगल किशोर शुक्ल, ठीक है। और ये समाचार पत्र शुरू जो हुआ था, प्रकाशित हुआ था 1826 से, लेकिन कारणवश इसे बंद करना पड़ा, ठीक है, 1827 में ही बंद भी हो गया है। तो सवाल कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। 3 लाइनें ऊपर की हैं, वो पूछी जाती हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र का नाम क्या था बेटा? तो उदंत मार्तंड। कहाँ से प्रकाशित हुआ था वो?
तो कलकत्ता से है। उसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल। ये 3 बात आपको याद रखनी है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित कहाँ से होता था? कलकत्ता से। और उसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है ना। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत की कौन सी झील चर्चा का विषय रही है? अभी भारत में ना एक झील की चर्चा हुई है, खूब चर्चा हो रही है। वो झील कौन कौन सी है ना? तो पहला ऑप्शन आ रहा है लोकटक झील। मैंने बताया था लोकटक झील मणिपुर में पड़ती है। एक दिन मैंने मणिपुर के बारे में आपको बताया था। इसी लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है, जिसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये पार्क जो है किसके लिए फेमस है? संगई हिरन के लिए फेमस है। बताया था ना मैंने आपको, ठीक है ना। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है ना। चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है, समुद्र से लगी हुई है। लैगून झील है और एक झील है लोनार झील। तो चर्चा में रही है लोनार झील, है ना। हाल ही में भारत की कौन सी झील चर्चा का विषय रही है? तो झील का नाम है लोनार झील। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, बात बताता हूँ पहले लोनार झील की। लोनार झील, है ना। सवाल यह है कि लोनार झील कहाँ है ना। तो लोनार झील कहाँ है? लोनार झील किस स्थान पर है? मतलब तो स्थान है बुढ़ाना जिला। बुढ़ाना जिला पड़ता है कहाँ का? महाराष्ट्र का, है ना। महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र के बुढ़ाना जिले में लोनार झील है। दूसरा सवाल यह है कि इस लोनार झील का निर्माण कैसा हुआ है ना। तो लोनार झील का जो निर्माण हुआ है वो उल्का पिंड से हुआ है ना। उल्का पिंड से हुआ है, ठीक है। कुछ कहते हैं कि वो ज्वालामुखी निर्मित है ना, लेकिन इसका सही जो जवाब निकलता है वो है उल्का पिंड। उल्का पिंड के गिरने से ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा गिरा उल्का पिंड, जिससे भ्रंश बन गया और जिससे लोनार झील का निर्माण हुआ है, ऐसा कहा जाता है ना। तो लोनार झील जो है वो बुढ़ाना जिले में महाराष्ट्र के, और उल्का पिंड से उसका निर्माण हुआ है। तीसरी बात याद आपको ये रखनी है कि जो लोनार झील है ना बेटा, उसका जो पानी है, पानी का रंग पहले जो था प्रारंभ में, तुमने देखा होगा पानी या तो हरा दिखाई देता है ना, गहरा पानी होता तो नीला दिखाई देता है, ठीक। लेकिन अब जो है ना, अब उसका रंग बदल गया है। अब उसका रंग जो है वो लाल हो रहा है और बैंगनी हो रहा है। तो वहाँ के लोग भी, है ना, और कुछ साइंटिस्ट भी चक्कर में हैं कि आखिरकार लोनार झील का पानी अपना रंग क्यों बदल रहा है। इस रंग बदलने के कारण जो है लोनार झील चर्चा का विषय है ना। इस समय वर्तमान में चर्चा का विषय है लोनार झील, और उसका कारण है ना, उस झील के पानी का रंग का बदलना। कुछ कह रहे हैं शैवालों के कारण ऐसा हुआ है, जो झील में काई होती है ना, शैवाल होते हैं, उसके कारण ऐसा हो रहा है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसकी क्या है, देखिए, इसके पानी की रंग बदलने की जो जांच है, अभी जांच चल रही है, देखा जाएगा वजह क्या निकल कर आती है। तो इसकी जांच जो एक संस्था कर रही है जिसका नाम है नीरी, NEERI। ये इतना शानदार सवाल है नीरी का कि इन्वायरमेंट के किसी न किसी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है नीरी, ठीक है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, ये तो सवाल है ही आपको याद रखने वाला, लेकिन नीरी का सवाल जो वो सबसे ज़्यादा मोस्ट है। क्यों मोस्ट है? देखिए कि पहली बात, ये सवाल कई बार पूछा गया नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो नीरी है क्या, पहले हम देखें। नीरी जो है वो है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। नीरी इसके पानी के सैंपल की जांच कर रही है। नीरी की जो स्थापना थी वो बेटा 1948 में हुई है,
और नीरी का जो मुख्यालय है ना बेटा, नीरी का जो हेडक्वार्टर है वो नारंगी शहर नागपुर में है। देखो मैंने एक क्वेश्चन और बोल दिया है ना, इसलिए मेरी आवाज़ को भी सुना करो, लिखने के साथ साथ मैं जो बोलता हूँ उसे भी सुना करो, ठीक है, कि मैं क्या कहने के लिए जा रहा हूँ। मैंने बोला नारंगी सिटी नागपुर, नारंगी सिटी नागपुर में नीरी का हेडक्वार्टर है ना। तो नीरी के बारे में सवाल कई बार आया है कि नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। और नीरी जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को देखती है, उन पर काम करती है। लोनार झील जो है उसके पानी का रंग जो बदल लिया है, इसकी जांच के सैंपल लिए गए हैं, उसके चारों कोनों से, सेंटर से सैंपल लिए गए हैं कि पहले उसका रंग हरा और नीला था, अब लाल और बैंगनी क्यों हो रहा है। अब जैसी रिपोर्ट नीरी देगी है ना, तब देखा जाएगा कि इसके पानी के रंग बदलने का कारण क्या है। फिलहाल लोनार झील चर्चा में है, किस राज्य में है, आप अगर इतना भी याद रख लोगे तब भी क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो महाराष्ट्र में है, ठीक, उल्कापिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ है। चलिए अगला सवाल है हमारा आज का, कह रहे हैं कि कोरोना महामारी के दौरान पहली टेस्ट श्रृंखला किन किन देशों के बीच हुई है। अभी तुमने देखा होगा, अभी हाल फिलहाल में 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली गई है क्रिकेट में, वो किन किन देशों के बीच खेली गई है ना। उन देशों का नाम पूछ लिया है, ठीक है। तो देखिए उन देशों का नाम कौन कौन से वो नाम हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से गेम नहीं खेले हैं, आईसीसी की परमिशन से गेम खेले हैं। तो आप सब जानते हैं कि क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है आईसीसी। मैं उसके भी 2-3 सवाल आपको बता दूं ताकि एग्जाम में काम आए, और इसका सही जवाब भी मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए है ना, तो आपने नाम सुना होगा आईसीसी का, आईसीसी है ना, पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है ना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो आईसीसी है उसकी स्थापना कब हुई थी, है ना। तो उसकी स्थापना बेटा 15 जून 1909, आईसीसी 1909 में बना था अंग्रेजों के ज़माने में, ठीक है। आईसीसी का जो मुख्यालय है ना, वो है बेटा दुबई में। आपने नाम सुना होगा, एक देश है ना, एक देश है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है दुबई, है ना। दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है। इसके जो अध्यक्ष हैं, आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं, है ना बेटा, शशांक मनोहर थे। तो शशांक मनोहर ने जो है इस्तीफा दे दिया, वो भारतीय थे। शशांक मनोहर ने अब इस्तीफा दे दिया है अब आईसीसी से। ये बड़ा शानदार सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनेगा आपके लिए और किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आईसीसी के अध्यक्ष अब तक जो थे वो शशांक मनोहर थे, भारत के थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अभी परमानेंट चुनाव तो हुआ नहीं है ना, इसके अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए हैं। आईसीसी के पैनल के अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए हैं, है ना, अंतरिम अध्यक्ष, ठीक है। आईसीसी के अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए हैं इमरान ख्वाजा, और ये हांगकांग के हैं, हांगकांग, है ना। तो हांगकांग के इमरान ख्वाजा को जो है आईसीसी का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। जब तक लोग परमानेंट अध्यक्ष नहीं आ जाते, है ना, तब तक लोग आईसीसी के अध्यक्ष यही रहेंगे, इमरान ख्वाजा, ठीक है। देखिए अब सवाल आता है ये कि कोरोना महामारी मतलब कोविड-19 के दौरान, है ना, पहली टेस्ट श्रृंखला किन किन देशों के बीच खेली गई। इंग्लैंड दक्षिणी अफ्रीका, दूसरे में इंग्लैंड वेस्ट इंडीज,
तीसरे में है वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड, चौथे में है न्यूजीलैंड श्रीलंका। तो इसका दूसरा सही जवाब है ये इंग्लैंड वेस्ट इंडीज, है ना। तो जो टेस्ट श्रृंखला खेली गई है, टेस्ट सीरीज हुई है ना, वो इंग्लैंड वर्सेज वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज के बीच में हुई है। इंग्लैंड ने इसको जीत लिया है 2-1 से। 3 मैच थे, ठीक है, इंग्लैंड को जीत मिली है। और याद रखें जो टेस्ट सीरीज हुई है उसकी ट्रॉफी का नाम, कहीं पूछने लगा वो ट्रॉफी कौन सी खेली गई थी, तो ट्रॉफी का नाम है बिडजेन ट्रॉफी। यान बोथम नाम रखा जाएगा आगे चलने के बाद इसका, है ना। तो बिडजेन ट्रॉफी, है ना, खेली गई है। तो यहाँ से कई सारे सवाल, ये बहुत शानदार सवाल बन सकता है कि अंतरिम अध्यक्ष कौन है इसके, ठीक है। चलिए, आईसीसी की भी मैंने बात कर ली। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, मुख्यालय दुबई में है, दुबई यूएई में पड़ता है। आईसीसी के अस्थायी अध्यक्ष जो हैं, है ना, इमरान ख्वाजा, जो हांगकांग के हैं, रिटायर जो हुए हैं अभी, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उनका नाम शशांक मनोहर है, वो भारत के थे। और जो टेस्ट सीरीज हुई है वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में हुई है, इंग्लैंड ने उसको 2-1 से जीत लिया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टेस्ट सीरीज का नाम था, है ना, बिडजेन ट्रॉफी। अगला सवाल, है ना, अगला सवाल ये है कि भारतीय तेल निगम के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। भारतीय तेल निगम के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, है ना। पहला ऑप्शन है संजीव सिंह, दूसरा है श्रीकांत माधव वैद, तीसरे हैं रवीश कुमार, चौथे हैं इंद्रमणि पांडे, है ना। तो श्रीकांत माधव वैद को जो है भारतीय तेल निगम का चेयरमैन बनाया गया है। तो यहाँ से कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भारतीय तेल निगम, है ना, भारतीय तेल निगम, है ना, इसको कहते हैं इंडियन ऑयल कारपोरेशन। इंडियन ऑयल कारपोरेशन, शॉर्टकट में आईओसी बोलते हैं इसको, इंडियन ऑयल कारपोरेशन, ठीक है, इंडियन ऑयल कारपोरेशन बोलते हैं इसको, ठीक। इंडियन ऑयल कारपोरेशन की जो स्थापना थी बेटा, वो 1958 में हुई थी। 1958-59 में, है ना, भारतीय तेल निगम बना था। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, इंडियन ऑयल कारपोरेशन का, ठीक। ये इंडियन ऑयल कारपोरेशन जो है उसके चेयरमैन जो बनाए गए हैं, चेयरमैन जो बनाए गए हैं उनका नाम मैंने अभी आपको बताया, श्रीकांत माधव वैद, श्रीकांत माधव वैद, ये आईओसी के चेयरमैन बने हैं। और देखो, आईओसी जो है भारत की महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है। आईओसी भारत की, है ना, एक मिनी रत्न होती हैं, एक नवरत्न होती हैं, एक महारत्न होती हैं। तो ये महारत्न कंपनी है, ठीक है। आईओसी जो है ना, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है ये आईओसी, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, तेल कंपनी है ना, कहा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा तेल शोधनशालाएं या रिफाइनरी इसी की है ना। भारत में इसकी सर्वाधिक रिफाइनरी हैं, है ना। और इसकी रिफाइनरियों की संख्या बताई जाती है, लगभग 10 रिफाइनरी,
है ना, इसके अंडर में है, 10 रिफाइनरी आईओसी के अंडर में है ना। तो सवाल करंट में, ओल्ड में भी मैंने आपको बता दिया कि भारतीय तेल निगम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी की स्थापना 1959 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अभी अभी जो उसके चेयरमैन बनाए गए हैं उनका नाम है श्रीकांत माधव वैद। इससे पहले जो उसके अध्यक्ष थे उनका नाम था संजीव सिंह, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह आए हैं श्रीकांत माधव वैद, है ना। आईओसी भारत की महारत्न कंपनी है, महारत्न होती हैं, नवरत्न होती हैं और मिनी रत्न होती हैं। तो महारत्न कंपनी है आईओसी, है ना। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है और सबसे ज़्यादा भारत में तेल शोधनशालाएं या रिफाइनरी, जहाँ पर तेल को अलग अलग सेपरेट किया जाता है ना, कच्चे तेल से, क्रूड ऑयल से जो है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब निकाले जाते हैं, है ना, वो सब रिफाइनरी का काम करती हैं। वो रिफाइनरी होती है, सबसे ज़्यादा रिफाइनरी लगभग 10 इसी की हैं, आईओसी की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की को कब लागू किया गया था, है ना। तो कोरोना प्रकोप के चलते गरीबों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू करी थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, है ना। 26 मार्च 2020, 30 जून 2020 और उसके बाद में नवंबर 2020, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको कहें तो पी से प्रधान, एम से मंत्री, जी से गरीब, के से कल्याण, ए से अन्न और वाई से योजना, PMGKAY। ठीक है, इस योजना की जो शुरुआत करी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने गरीबों की मदद करने के लिए कोरोना काल में, तो उस शुरुआत करी थी 26 मार्च, है ना, 2020 से। 26 मार्च 2020 से इसकी शुरुआत करी थी। इसके तहत क्या प्रावधान आया था, है ना। इसके तहत सरकार ने कहा था कि जो लोग गरीब हैं, है ना, गरीबों में प्रति परिवार प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज, उसमें गेहूं, है ना, ये चावल हो सकता है, तथा मतलब इसका मतलब क्या, प्रति परिवार, हर परिवार के प्रति व्यक्ति एक आदमी को 5 किलोग्राम अनाज मिलेगा। अगर आपके घर में 5 मेंबर हैं तो एक आदमी को 5 किलो अनाज मिलेगा, 5 आदमी है तो 25 किलो आपको मिलेगा। ठीक है, गेहूं, ये चावल, तथा प्रति व्यक्ति तथा प्रति परिवार एक परिवार को 1 केजी दाल या चना, दाल होगी या चना, है ना, निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान क्या था कि वो 3 महीने तक ये काम करेगी कि प्रत्येक परिवार के प्रति आदमी को 5 किलो राशन देगी और पूरे परिवार के लिए 1 किलो दाल उपलब्ध कराएगी हर महीने। तो 3 महीने का पैकेज था इसका ये। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब मई, जून, जुलाई, ऐसा मान लो आप, है ना भाई, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो इस योजना का जो समापन था ना, पहले इसे 30 जून 2020 को समाप्त करना था।
लेकिन अब यह योजना नवंबर 2020 तक चलेगी, है ना। तो अब नवंबर 2020 तक देखिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2020 तक हर गरीब परिवार के हर आदमी को मतलब 1 यूनिट पर 5 किलो राशन और पूरे परिवार को 1 किलोग्राम दाल हर महीने सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराएगी, है ना। तो 26 जनवरी से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, ठीक है। अब सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है कब शुरू हुई थी, है ना। और इसके समापन की डेट अब क्या रखी गई है, नवंबर 2020। इसका मतलब नवंबर 2020, है ना। आप ये सब कोरोना संक्रमण काल है इस समय, है ना। सरकार चाहती है कि लोग अपने घरों में रहें, है ना, बिना बात के घरों से बाहर ना जाएं, एक दूसरे के संपर्क से बचें, है ना, ताकि ये बीमारी, है ना, कम से कम स्तर पर जो है नुकसान पहुंचाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। और हाँ, हम सब लोग जो है ना, वो अपनी केयर खुद करें, ठीक है, अपनी सेफ्टी करें, है ना। सरकार भी बहुत मदद कर रही है ना। और हम भी जो है अपनी तरफ से जितने भी हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं, है ना, उनका सबका इस्तेमाल करें, ठीक। चलते हैं आगे, है ना। अगला सवाल अपना ये है कि विश्व में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन कौन सा देश करता है। तो पहला देश है ब्राजील, और दूसरे नंबर पर है भारत, है ना। तो विश्व में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन, है ना, पहले नंबर पर आता है ब्राजील, है ना। ब्राजील चीनी का उत्पादन करता है, जैसा मैंने अभी बताया, देखो ब्राजील के बारे में, वीडियो को पॉज करो, ब्राजील की जितनी बातें मैंने बताई हो उन बातों को दोहराओ। मैंने कहा ब्राजील किस महाद्वीप में है, तो दक्षिणी अमेरिका में। ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया। ब्राजील की मुद्रा क्या है, रियल। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है ना, तो जेरे बोल्सोनारो। ब्राजील दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी या कहवा का उत्पादन कौन करता है, ब्राजील। दुनिया में कॉफ़ी की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है, साओ पोलो। कॉफ़ी का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, सेंटोस, है ना। कॉफ़ी के बागानों को क्या बोलते हैं, फेजेंडा। कॉफ़ी किस चीज़ से प्राप्त होती है, बीज से। कॉफ़ी में एल्कोहल कौन सा होता है, कैफीन, है ना। ये सब मैंने बातें बताई। मैंने एक बात और भी बताई थी कि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के मामले में ब्राज़ील 5वें नंबर पर ही आता है, ठीक है। और चीनी के उत्पादन में दूसरा देश जो है वो है हमारा देश भारत। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन जो होता है बेटा ब्राज़ील में होता है, दूसरे नंबर पर आता भारत। अच्छा शानदार सवाल है ये, है ना। चीनी के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। नारियल के उत्पादन की हमने एक दिन बात करी थी, तो पहले नंबर पर थे हम। नारियल के उत्पादन में भारत का स्थान पहला था, ठीक है ना। वो तुमने नाम सुना होगा, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है ना। विश्व में चीनी का कटोरा, है ना। विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा गया बेटा, ठीक। तो विश्व में चीनी का कटोरा, है ना, विश्व में चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं हम, क्यूबा को, है ना। शुगर केन बाउल, चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, अगला सवाल है अपना नेक्स्ट ये, है ना। तो भारत में सर्वाधिक, है ना, चीनी का उत्पादन, तो भारत में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करता है यूपी। हमारा उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर आता महाराष्ट्र का दूसरा नंबर है। और बेटा कोई तीसरा नंबर पूछता है तो कर्नाटक, है ना। तो ये तो कर्नाटक वगैरह तो कोई नहीं पूछेगा। यूपी सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करता है पूरे भारत में, है ना। अब चूंकि यूपी सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करता है पूरे भारत में, तो मैं यूपी की कुछ बात आपको बताता हूँ। मैंने यूपी की कुछ बातें पहले बताई थी। एक क्वेश्चन अपने पास में आया था कि उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है
तब भी मैंने उस दिन आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में बाघ जो है 173 है, 173 हैं, है ना। उस दिन मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी इलाहाबाद है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी बनारस है ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है इस समय आनंदीबेन पटेल, वो दूसरी महिला गवर्नर है हमारे यहाँ, पहली सरोजिनी नायडू थी। इतनी बातें मैंने आपको बताई थी। आज उन बातों से अलग हम बात स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए, है ना, उत्तर प्रदेश की बात चल रही है तो हम बात कर रहे हैं यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री, है ना। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत, सबको याद होगा नाम ये, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, है ना, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, है ना, तो उनका नाम है चौधरी नारायण सिंह, चौधरी नारायण सिंह, है ना। तीसरा सवाल, उत्तर प्रदेश ओब्लिक भारत, उत्तर प्रदेश की भी और भारत की भी, उत्तर प्रदेश ओब्लिक भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, है ना। सवाल ऐसा पूछ ले उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, यह सवाल ऐसा पूछ ले भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो जवाब दोनों का एक ही है, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, ठीक है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक या उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं ऐसी हैं, है ना, महिला मुख्यमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाओं को अभी तक मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो 2 महिलाएं हमारे यहाँ अभी तक मुख्यमंत्री बनी हैं। पहले नंबर पर तो सुचेता कृपलानी, अभी मैंने नाम बताया था, भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री है और यूपी की भी, सुचेता कृपलानी, है ना। और दूसरे नंबर पर आप नाम जानते हैं, पहला नंबर इनका, दूसरे नंबर पर मायावती, है ना। एक और सवाल, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री, है ना, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना है ना। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी, है ना, मायावती के पास है, और वो जो मायावती बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष भी हैं, है ना, वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है ना। उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में सबसे, है ना, कम उम्र के मुख्यमंत्री, है ना। उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री जो बने हैं वो रिकॉर्ड है ना, अखिलेश यादव, है ना, अखिलेश यादव, है ना। वो लगभग 36 साल की उम्र में, 38 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, है ना। ऐसी सवाल ये है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उम्र के मुख्यमंत्री, है ना, तो उनका नाम है राम प्रकाश गुप्त, राम प्रकाश गुप्त। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब बने थे तो उनकी उम्र 76 वर्ष थी, है ना। एक और सवाल बहुत शानदार बनेगा, देखिए, पहले मैं यहाँ तक बता दूँ, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पहले उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह, सबसे पहली उत्तर प्रदेश की या भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या 2 है, पहले नंबर पर सुचेता कृपलानी और दूसरे नंबर पर मायावती।
उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड मायावती का है, वो 4 बार बनी है ना। उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री है ना अखिलेश यादव 38 साल। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उम्र के मुख्यमंत्री जिनका नाम है राम प्रकाश गुप्त, वो 76 साल के मुख्यमंत्री बने हैं, है ना। और देखें दो एक बात है ना, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो जो उत्तर प्रदेश है देखिए, है ना, उत्तर प्रदेश में सबसे कम समय के लिए बने मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सबसे कम टाइम के लिए मुख्यमंत्री बना, तो जगदम्बिका पाल, है ना। उनके बारे में कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री तो बने, है ना, लेकिन वो जगदम्बिका पाल वो मुख्यमंत्री तो बने लेकिन एक दिन से भी कम टाइम के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, है ना। ठीक है, देखिए बहुत शानदार सवाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो पहले तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो दो नाम हैं, चौधरी चरण सिंह, है ना, और दूसरे नंबर पर नाम आता है ना, विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, है ना। विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी चरण सिंह ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं पहले उत्तर प्रदेश के और बाद में प्रधानमंत्री भी बने हैं भारत के। अंतिम सवाल, वर्तमान मुख्यमंत्री, है ना, तो इस समय हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम योगी, है ना, उनका नाम योगी आदित्यनाथ है ना। देखिए कार्यकाल के हिसाब से, कार्यकाल की दृष्टि से इनका नंबर 32वां है और बेटा व्यक्तिगत रूप से ये 21वें नंबर पर आते हैं। तो ये सवाल बन सकता है कि कार्यकाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, तो 32वें। और सवाल ये अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, तो नंबर आ जाएगा बेटा कौन सा, है ना, 21वां, है ना। ऐसे देखिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, आपकी बात 2 डिप्टी सीएम है ना, उप मुख्यमंत्री, तो उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, है ना। दिनेश शर्मा जिन्हें शिक्षा मंत्री का पद भी मिला है ना, दिनेश शर्मा, और दूसरे नंबर पर केशव प्रसाद मौर्य, है ना। देखिए सवाल वो नहीं था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी पैदा होती है, सवाल ये है कि जब हम उत्तर प्रदेश की कुछ बातों को पढ़ रहे हैं तो हम कुछ चीज़ें और भी लिंक करते चलें। ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये डाटा आप कंटिन्यू में बहुत सारा डाटा आपको दूंगा तो याद नहीं होगा, मेरे साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके याद रखें। मैं जब भी उत्तर प्रदेश की कोई बात आएगी उसमें हर बार आपको नई बात बताऊंगा। जैसे पिछली बार मैंने क्या कहा था, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी आज नहीं कराया, है ना, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी इलाहाबाद मैंने आज नहीं लिख पाया। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी, बनारस मैंने आज नहीं लिखवाया, है ना। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल मैंने आज नहीं लिखवाई। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पिछले छोड़ दिए, आज मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ आपको नई जानकारी दी है। इसलिए मेरी जो वीडियो है उसे आखिर तक देखा करो, ठीक है। करंट के क्वेश्चन मेरे महत्वपूर्ण होते हैं, टॉप 10 क्वेश्चन होते हैं, और करंट के साथ साथ जो ओल्ड जीएस में जोड़ता हूँ वो भी सुपर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मालावी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। मालावी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं,
तो उनका नाम है देखिए लजारुस चकबेरा, है ना। तो बात कर रहे हैं हम मलावी की, है ना, मलावी। मैंने एक दिन आपको बताया था कि जब WHO ने मलेरिया का पहला टीका विकसित करा जिसका नाम था RTSS, है ना, तो सबसे पहले वो मलावी में लगाया गया था, है ना। तो मलावी जो है वो किस महाद्वीप में है? तो महाद्वीप आता है बेटा, महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। मलावी की जो कैपिटल है उसका नाम है बेटा लिलोंगबा, लिलोंगबा। इसकी जो मुद्रा है, इसकी मुद्रा है ना, वो है क्वाचा। लेलांगी का जो पूर्व नाम है न्यासालैंड, न्यासालैंड बोलते थे इसको पहले, है ना। और यहाँ के राष्ट्रपति मैंने आपको बता दिए, राष्ट्रपति का नाम क्या बेटा, है ना, राष्ट्रपति का नाम क्या देखो, लजारुस राष्ट्रपति का नाम क्या है, लजारुस चकवेरा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चनों से महत्वपूर्ण मैं आज आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, अफ्रीका की झीलें, अफ्रीका की झीलें। अफ्रीका में 7 बड़ी झीलें हैं, उनके नाम मैं आपको बताता हूं पहले, है ना। पहले एक झील आती है, ए से उसका नाम बनता है, उसे बोलते हैं अल्बर्ट, अल्बर्ट झील। पूछ लेगा आपसे, ये झील जरूर याद कर लेना बेटा, ठीक है, ये झील जरूर याद कर लेना, मलावी याद रहबे ना रहबे, है ना। अल्बर्ट झील कहाँ है, मलावी, है ना। फिर एक झील है बाई, बाई का मतलब है क्यूमा झील, के साइलेंट रहता है, योमा झील कहाँ है, अफ्रीका में। तीसरा है ई, एडवर्ड, एडवर्ड झील कहाँ है, अफ्रीका में। चौथा है के, कीबू, कीबू झील कहाँ है, अफ्रीका में है। पांचवा है बी, विक्टोरिया, सबसे बड़ी यही है ना, विक्टोरिया सबसे बड़ी झील यही है, ठीक है। फिर है उससे छोटी टी, टंगानिका, टंगानिका अफ्रीका की दूसरी बड़ी झील है। विक्टोरिया और टंगानिका से ही 2 नदी निकलती है, ब्लू नील और व्हाइट नील, है ना। और एक है एम, मलावी, मलावी झील का नाम भी है, मलावी देश का नाम भी है। तो ये जो मैंने आपको लिखवाई है झील है, देखिए आज के टॉपिक में आप एक बार ये जानकारी याद रखें ना रखें, लेकिन आज अगर आपको देखना है तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसका मैं यही बता रहा हूँ, इसको आप याद रख लेना। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील यही है, नंबर 1 वाली विक्टोरिया, उससे छोटी है टंगानिका, और मलावी तीसरे नंबर पर आती है, बाकी और छोटी छोटी है झील है। तो 7 झीलें मैंने आपको बता दी, नाम थोड़ा सा याद रख लेना इस तरीके से, ए अल्बर्ट, बाई क्यूमा, ई एडवर्ड, के कीबू, है ना, वी विक्टोरिया, टी टंगानिका, ठीक है, और एम मलावी, है ना। तो ई बाई ई के BTN, है ना, ई बाई ई आई, है ना। अरे भाई जो है ए बाई ई आई, ठीक है। उसके बाद में KBT, ए बाई ई KBT M, ठीक है, इसको याद रख लेना। और हाँ बेटा, जितनी बातें मैं आपको बताता हूँ उनको नोट्स बनाया करो, है ना। और अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो और लोगों तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को आखिर तक देखो। मैं कह सकता हूँ कि जब पेपर देने के लिए जाओगे, मेरी वीडियो से आपको जब क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उत्साहित होगे और आपको लगेगा कि हाँ, अगर हम इसी तरीके से पढ़ते तो हम एग्ज़ाम को और भी जल्दी क्रैक कर सकते थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, ठीक है।